इस जात व्यवस्था का स्त्री से क्या संबंध है? बाद के कालों में भी स्त्री का कोई वर्ण नहीं है। जी स्त्री जिसके साथ है उसी के वर्ण से उसका सरोकार आता है। सरोकार स्त्री, और हम आपको बता दें कि उत्तर वैदिक काल के ही ग्रंथ स्त्री, शूद्र और कौवे को एक साथ रखना शुरू कर देते हैं। जी वह काल जब स्त्रियां कुछ वैदिक शिक्षा भी ग्रहण कर रही थी जी और गार्गी और वाचक, कपाला, घुसा, ये सब तमाम सारे नाम आप सुनते हैं जो उत्तर वैदिक काल की ऋषि पुत्रियां हैं, ब्रह्मवादिनी स्त्रियां हैं, वैदिक शिक्षा, वैदिक मंत्रों की रचयिता भी हैं, और बाकायदा वो गोष्ठियों में, संगोष्ठियों में बहस कर रही, वाद विवाद में भाग लेती दिखाई दे रही है। उसी काल में, उत्तर वैदिक काल में, एक पंडिता कन्या होने की भी कल्पना भी की जाती है, प्रार्थना भी की जाती है कि हमारी पुत्री पंडिता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं साचिया सच की आवाज। मैं हूं कुमार विजय। इतिहास बोध की 8वीं कड़ी लेकर के आज हम एक बार पुनः अपने प्रोफेसर, अपने इतिहासकार महेश विक्रम जी के साथ आपके दीर्घ में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है। और तमाम दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे जो इस इतिहास बोध में हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। चूँकि पूरी दुनिया भविष्य की तरफ देख रही, तो ऐसे में बड़ा कठिन होता है इतिहास की तरफ साझी यात्रा करना। तो अच्छा लग रहा है कि तमाम लोग हमारे साथ साझी यात्रा में इतिहास की तरफ भी चल रहे हैं, और इतिहास को लेकर के जो इतिहास बोध बन रहा है उसके साथ शायद हम बेहतर भविष्य में भी प्रवेश कर पाएँ। तो चूँकि जैसा आप सब देख रहे हैं, पिछले 7 श्रृंखलाओं में हम उत्तर वैदिक काल तक आ चुके हैं। वैदिक काल की यात्रा करते हुए उत्तर वैदिक काल में कृषि व्यवस्था, सीता, और ख़ासतौर पे जाति और जातियों का एक दूसरे में संलयन। लेकिन अब स्थिति ये आ रही कि अब हम जातियाँ जो एक साथ जुड़ रही थी, तमाम कबीलों से आकर के एक में हो रहे थे, अब उनके विखंडन की भी बात आ रही है, जाति गौरव की भी बात आएगी। तो आज प्रोफेसर साहब से वहीं से हम शुरू करते हैं जहाँ पिछले अंक को रोका था। सर, हमें जाति और स्त्रियों की स्थिति के बारे में उत्तर वैदिक काल। धन्यवाद विजय जी। वास्तव में जाति व्यवस्था पर हम लोगों ने पिछले 2 अंकों से चर्चा शुरू की थी। हम लोग अभी तक जिस कालखंड में हैं, हम अपने दर्शकों से जरूर ये निवेदन कर देना चाहेंगे साथ ही साथ कि जब हम इतिहास पर कोई भी चर्चा कर रहे होते हैं तो उसमें कालखंड का विशेष महत्व है। और बहुत सारे परिवर्तन बाद के कालखंडों में होते हैं और लोगों की धारणाओं में बहुत सारी बात की स्थितियां बनी रहती हैं, तो उससे उनके थोड़े से भ्रम भी पैदा होते हैं। तो हम इसको ध्यान फिर से रेखांकित करना चाहेंगे कि हम लोग वैदिक काल की बात कर रहे हैं और उत्तर वैदिक काल के उस चरण की बात कर रहे हैं जब हमारे यहाँ समाज व्यवस्था का एक नया रूप प्रकट हुआ। और वो समाज व्यवस्था हमको जाति, वर्ण और जाति व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है। ये एक बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया रही और निश्चित रूप से इसमें जो प्रमुख भूमिका, जो कहेंगे कि निर्देशक भूमिका उस समूह की थी जो अपने को आर्य कह रहे थे, वैदिक आर्य अपने को कह रहे थे। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जो भी ये संस्थाओं का निर्माण हुआ, जो संगठन बने, वो संगठन किसी एक समूह विशेष के संगठन नहीं थे, बल्कि कई समूहों का उसमें समागम हुआ, कई समूहों का उसमें सम्मिश्रण हुआ और एक नए प्रकार का वर्गीकरण पैदा हुआ। उस वर्गीकरण का संबंध प्रजातीय लक्षणों से भी था और कुछ व्यावसायिक विशेषताओं से भी था। कुल मिला जुला करके एक चतुर्वर्णी व्यवस्था हमने उत्तर वैदिक काल में एक सैद्धांतिक उसको रूप दे दिया। और ये जो है हमारे आज बाद के कालों में एक बड़ी जटिल जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित होती है। जैसा हम लोगों ने पिछले बार में चर्चा की थी कि ये व्यावसायिक वर्गीकरण के रूप में इसका आग्रह था, तो इसने जन्मना रूप कैसे ग्रहण किया? क्योंकि जब हम जात पर आते हैं वर्ण से हट करके, क्योंकि वर्ण को तो हम एक सैद्धांतिक जमा पहनाते हैं कि ये एक व्यावसायिक और गुणों से संबंधित वर्गीकरण है,
लेकिन है ये आखिर जाति रूप क्या? जाति रूप का मतलब ही यही है कि यानी जो पुत्र पिता कर रहा है वही पुत्र करता रहेगा, उसकी पीढ़ियां करती रहेंगी, और वह और रूढ़ हो जाता है तो फिर उसमें एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। इसी को हम जन्मना जात व्यवस्था के रूप में देखते हैं। तो ये क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या उसके आग्रह पूर्वाग्रह रहे होंगे जिसकी वजह से ये जन्मना जात व्यवस्था के रूप में स्थापित हुई, और वही है। हम वर्ण को तो एक सिद्धांत का ही नाम दे सकते हैं, वास्तव में तो वो एक जन्मना जात व्यवस्था है। जी। और जैसा हम लोगों ने पिछले उसमें अंक में चर्चा की थी वशिष्ठ और विश्वामित्र के प्रसंग को लेकर के कि वहीं से ये लक्षण प्रकट होने तो शुरू ही हो गए थे कि ब्राह्मण का पुत्र ही ज्यादा अच्छा ब्राह्मण हो सकता है वाली बात। तो इस तरह की बातें जो शुरू हो चुकी थी, तो वो तो एक प्रवृत्ति के रूप में थी। लेकिन हाँ, हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में ये भी देखा कि तमाम गुंजाइशें थी। तमाम वैदिक ऋषि ब्राह्मण ऐसे थे जो गैर वैदिक समूह से आए हुए थे, आर्येतर समूह से आए हुए थे। तमाम ऐसे क्षत्रिय राजन्य थे तो जो आए हुए थे। वैश्यों में तो तमाम सारा सम्मिश्रण हुआ था, और शूद्र भी अपने वर्ण के रूप में स्थापित था, एक स्वतंत्र वर्ण के रूप में, लेकिन वो भी चतुर्वर्णी व्यवस्था का हिस्सा बना लिया गया। ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे। तो हमारे दर्शक भी यही स्पष्ट समझ लें कि आज जो वर्ण व्यवस्था की बात आती है, जिसमें बार बार बात आती है कि कर्म पर किया जाता है, कर्म आधारित व्यवस्था है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ही एक कर्म आधारित व्यवस्था नहीं रह गई थी, बल्कि उसको वहीं से खरोंच लगने शुरू हो गए थे कि जन्मना तय होने लगी थी। जी। तो इसके कुछ कारक रहे हैं, ये यूं ही नहीं हुआ है। और हम हमेशा ये मान के चलें कि किसी सत्ता के द्वारा केवल आरोपित कोई चीज हो जाने से ही कोई व्यवस्था बहुत लंबे काल तक नहीं चल पाती है। उसके पीछे उसका कुछ एक न कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ कारक होते हैं। तो उसमें जो एक सबसे प्रधान कारक के रूप में हम देख सकते हैं उत्तर वैदिक काल में, वो ये देखते हैं कि उस वक्त की परिस्थितियां क्या है, ग्रामीण परिस्थितियां हैं। तो क्योंकि नगरीकरण नहीं हुआ है, तो ग्रामीण के साथ एक चरित्र स्थायी रूप से जुड़ा होता है, स्थिरता, एक स्थिर समाज जिसमें ज्यादा मोबिलिटी नहीं है, जिसमें ज्यादा गति नहीं है। क्योंकि यह एक सीधा भेद होता है ग्रामीण और शहरी संस्कृति के बीच में, कि शहरी संस्कृति में मोबिलिटी होती है, तो अवस्थाओं में परिवर्तन की गुंजाइश होती है। लेकिन चूंकि ग्रामीण परिस्थितियां थी, कृषि केंद्रित परिस्थितियां ही विकसित हो रही थी, तो स्वाभाविक है कि जो पेशे थे वो भी वंशानुगत हो रहे थे। वह इनकी एक स्वाभाविक नियत भी थी। जी बिल्कुल। तो यह मौके कम होते थे कि अगर कोई किसी खास शिल्प से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो वो अपने शिल्प को छोड़ के किसी दूसरे शिल्प की तरफ जाए। स्वाभाविक ही ज्यादा संभावनाएं होती थी जो सत्ताधारी वर्ग होता था, यानी शासक वर्ग, उसके अंदर इस तरह की हलचलें ज्यादा संभव इसलिए होती थी कि क्योंकि सत्ता का विस्तार होता था और नई नई शक्तियां भी आती रहती थी, तो उस वर्ग में तो आना जाना बहुत ज्यादा चला है। लेकिन खासतौर से और जो पेशे हैं वो पेशे काफी कुछ स्थायी रूप से चलते रहे, वंशानुगत रूप से। और उसके खास वजह थी कि ग्रामीण परिस्थितियां थी, कृषि प्रधान परिस्थितियां थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है या लोग उस पर चर्चा करने से बचते भी हैं, मैं तो ऐसा कहूंगा, और या उस पर ध्यान कम जाता है। लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अगर जो वर्ण व्यवस्था थी उसका आदर्श रूप तो यही था कि ब्राह्मण पुरोहित होगा, आचार्य होगा, और उसको धन संपदा से कोई मतलब नहीं होगा, वो धन संपदा के प्रति आकर्षित नहीं होगा। राजन्य भी जो है वह जो कुछ भी संपत्ति भी अर्जित करेगा तो वह प्रजा के लिए करेगा, प्रजा रक्षण के लिए करेगा, यानी कर्तव्य बोध से जुड़ा होगा। और इसलिए उसका कोई इस तरह का लोभ नहीं होगा कि वह समाज के संपदा पर, संपत्ति पर अधिकार करे। लेकिन व्यवहार में जब देखें तो हमको ऋग्वेदिक काल से ही ये लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई जनसमूह किसी दूसरे जनसमूह पर आक्रमण करता है, किसी दूसरे समुदायों को विजित करता है, उनसे जो भी संपदा मिलती है, हमने बताया था कि ऋग्वेदिक काल में तो गौ और स्वर्ण यही संपदा थी, और स्त्रियां। तो राजा जब वो जीत के आता था, जिसको बलि कहा जाता था,
तो उसको वो किसमें वितरित करता था, उसका एक बड़ा हिस्सा वो स्वयं रखता था, एक दूसरा बड़ा हिस्सा ब्राह्मण को देता था, शेष विश्व में यानी सामान्य लोगों में वितरित होता था। ये उसी तरह की लूट की बात थी जो बाद के कालों में भी विभिन्न आक्रमणों के दौर में दिखाई देती है। तो यूं कहना कि उस वक्त का ब्राह्मण या क्षत्रिय जो है वह संपदा से उसका कोई संबंध नहीं था, दरअसल वो वहीं से संपदा ग्रहण कर रहा था। ज्यादा स्त्रियां, दासियां, स्वर्ण, गौ, यही तो संपदा थी। तो ये तो ऋग्वैदिक काल से ही दिखाई देता है। उत्तर वैदिक काल में जब यह भूमि पर अधिकार की बात आती है, कृषि के क्षेत्र की बात आती है, तो हमको लगातार फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय ये समूह जो हैं वह कृषि की बड़ी भूमि पर अधिकार करते दिखाई देते हैं। कृषि के बड़े क्षेत्र स्वामी दिखाई देते हैं। बुद्ध के काल में तो आपको स्पष्ट रूप से प्रकट उदाहरण मिलने लगेंगे। ब्राह्मण गृहपति, क्षत्रिय गृहपति, कृषक है वो जो अन्न उत्पादन का काम करवाता है, उसके पास हजारों हजार काशिका, उस वक्त काशिका एक पैमाना है कि जमीनें उसके पास है, कृषि क्षेत्र उसके पास है, और वो खुद खेती नहीं कर रहा है, वो दासों से, कमकरों से और शूद्रों से खेती करवा रहा है। तो उसके सेवक और अलग हैं उसके। तो यूं कह देना अपने आप में एक विसंगति होगी कि वैदिक काल का जो आचार्य था, जो संन्यास्त ऋषि था, जो जंगल में रह रहा था, वो भी आश्रम बना के रहता था, लेकिन सामान्य रूप से जो समाज के भीतर में रहने वाला जो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, यह संपदा युक्त था। ऐसा कहना कि वह एकदम जो है कर्तव्य बोध से लदा हुआ और किसी तो और सामान्य लोग जो हैं फिर तीसरे वर्ग के रूप में श्रेष्ठी दिखाई देते हैं, जो वैश्य वर्ग से जुड़े हुए हैं। तो यानी उनके पास जमीनें हैं, ब्राह्मण के पास जमीनें हैं, राजन के पास जमीनें हैं, क्षत्रिय वर्ग के पास जमीनें हैं। तो यानी जब हम कृषि की परंपरा में आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो वंशानुगत शिल्प हैं, उन शिल्पों को करने वाले लोगों को किसी दूसरे विकल्प की गुंजाइशें भी बहुत ज्यादा नहीं रहती हैं। तो जाति व्यवस्था के रूढ़ होते जाने के पीछे यह एक बड़ी बात है, जिसको लोग अक्सर इसकी चर्चा नहीं करते। तो यह यानी उस समय ही, बुद्ध के समय ही ये स्थिति आ चुकी है। तो यानी वंशानुगत हुआ पेशा करना, ग्रामीण परिस्थितियां हैं, उसके साथ साथ भू संपदा का स्वामित्व किसके पास है, यह भी उसमें एक विसंगति प्रकट हो चुकी है। गुण बोध और कर्म बोध के बावजूद ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। और फिर एक बहुत बड़ी चीज है जिस पर चर्चा बहुत कम हुई है, और वो ये है कि स्त्री, इस जाति व्यवस्था का स्त्री से क्या संबंध है। बाद के कालों में भी स्त्री का कोई वर्ण नहीं है। स्त्री जिसके साथ है उसी के वर्ण से उसका सरोकार आता है। स्त्री, और हम आपको बता दें कि उत्तर वैदिक काल के ही ग्रंथ स्त्री, शूद्र और कौवे को एक साथ रखना शुरू कर देते हैं। वह काल जब स्त्रियां कुछ वैदिक शिक्षा भी ग्रहण कर रही थी, और गार्गी और वाचक, ये सब तमाम सारे नाम आप सुनते हैं जो उत्तर वैदिक काल की ऋषि पुत्रियां हैं, ब्रह्मवादिनी स्त्रियां हैं, वैदिक शिक्षा, वैदिक मंत्रों की रचयिता भी हैं, और बाकायदा वो गोष्ठियों में, संगोष्ठियों में बहस कर रही, वाद विवाद में भाग लेती दिखाई दे रही है। उसी काल में, उत्तर वैदिक काल में, एक पंडिता कन्या होने की भी कल्पना भी की जाती है, प्रार्थना भी की जाती है कि हमारी पुत्री पंडिता हो। यह सारा कुछ चल रहा है। इस सारा कुछ चलने के बावजूद एक समानांतर वह भी चल रहा है जहां स्त्री को शूद्र और कौवे के साथ भी परिगणित किया जाना शुरू हो जाता, यानी संकेत हैं। ध्यान रखिए, और ध्यान रखिए कि उसके बाद से ही धीरे धीरे। अच्छा, इसमें स्त्रियों का कहीं बंटवारा नहीं कि किन वर्णों की स्त्रियों को नीचे रखा जाएगा, किन वर्णों की स्त्रियों को ऊपर? नहीं, स्त्री तो स्त्री के रूप में ही वर्णित है जी। तो वो एक चीज तो है। और आप देखते हैं कि फिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक तो आते आते स्त्रियां वैदिक शिक्षा से धीरे धीरे वंचित होती चली जाती हैं। कुछ उदाहरण रहते हैं, अपवाद स्वरूप ही रहते हैं, जिसमें ब्रह्मवादी स्त्रियों का नाम आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है।
हाँ, जो हमारे यहाँ एक बड़ी परंपरा रही इतिहास बोध की दृष्टि से इस बात को रेखांकित कर देना जो जरूरी है कि हम लोगों ने जिनको भी उनके अधिकारों से वंचित किया या जिनका अनुसरण हमें नहीं करना था उनको हमने सम्मान करके पीढ़े पर जरूर बैठा दिया जी। तो ऐसे ही स्त्रियों के साथ भी हुआ इस स्त्रियां देवी में हाँ, तब्दील की हाँ, गई। तो जी उनको और सारी तो चीज उनको सम्मान जरूर दे देंगे इस रूप का सम्मान जी जो अमूर्त है जी उसका कोई दूसरा मतलब नहीं है व्यावहारिक मूर्त अर्थ में जी तो वह पराश्रित है निर्भर है और निर्देशित है जी तो ये तो जाति का क्या अब इसका क्या संबंध बन रहा था स्त्री की स्थिति से जी आप देख लीजिए कि जब जात व्यवस्था रूढ़ होती है जी स्त्रियों की स्थिति लगातार दयनीय होती है जी इसका एक बिल्कुल अंतर संबंध है कारण कारण बहुत स्पष्ट है और शायद अम्बेडकर साहब ने इसकी ओर इशारा भी किया अपने ग्रंथ में किसी में लेकिन हम लोग का जो अपना अध्ययन है उससे बात प्रकट है कि स्त्री अगर जाति व्यवस्था है तो जाति व्यवस्था का मतलब क्या है जन्मना और जन्मना का मतलब है कि हम अपने ही समूह जैसे समूह के बीच में विवाह करेंगे यानी स्त्री वहीं से आएगी और अगर हमने स्त्री को अधिकार दे रखा है तो क्या वह उन नियमों में बंधी रह सकती है अगर उसको स्वतंत्रता मिली है तो अगर वह स्वयं पढ़ लिख रही है स्वयं समझ रही है तो क्या वो जाति व्यवस्था के उन बंधनों में बंधी रह सकती है संभव नहीं जी ये दोनों चीजें समानांतर हैं ये दोनों चीजें समानांतर हैं कि एक तरफ जाति व्यवस्था का रूढ़ होना और उसके लिए एक तरह से स्त्री के अधिकारों को उससे छीना जाना यह एक अपरिहार्य चीज थी इनका अंतर संबंध जिसके ऊपर लोगों ने कम इशारा किया ये अलग बात है कि ये उच्च वर्ण में स्त्री अपने को जो कि है अपने वर्ण की प्रतिष्ठा के साथ साथ अपने पति कुल की प्रतिष्ठा के साथ साथ अपना भी सम्मान मान रही हो लेकिन वह एक अलग चीज है लेकिन एक स्त्री के रूप में उसकी अस्मिता की जो पहचान है उसकी स्वतंत्रता की जो पहचान है उसके जो और चीजों का हम इस पर बहुत सारी बातें आगे करेंगे जब हम लोग स्त्री के प्रसंगों को आगे भी उठाएंगे लेकिन हम उत्तर वैदिक काल तक सीमित कर रहे हैं और सीमित इस रूप में करना जरूरी है कि जैसे जैसे जात व्यवस्था रूढ़ होती है स्त्री अपने अधिकारों से वंचित की जाती है आपने कहा जैसा कि शूद्र और स्त्री का समीकरण ये सारी चीजें बहुत गंभीर हैं एक बहुत मजेदार बात यह है कि महाभारत की कथा यूं तो उसकी रचना हमने आपको बताया कि बाद के काल में हुई है लेकिन अगर उसके कुछ दृष्टांत पीछे तक जाते हैं द्रौपदी का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग पंचपतियों की बात उसकी जो है वैसे तो जो समाजशास्त्र के लोग हैं जानते हैं कि जिस क्षेत्र से द्रौपदी बताई गई है पांचाल क्षेत्र से अब उत्तराखंड में जानेसार बाबर एक जगह है जहां पर पुत्री का विवाह पूरे कुल से होता है पूरे परिवार से विवाह अभी भी प्रथा है हालांकि वो एक ट्राइबल प्रथा के रूप में ही ऊपर तक सीमित है ये नहीं कह सकते कि पुराने जमाने में किसी क्षेत्र में ज्यादा कहीं रही हो लेकिन हाँ द्रौपदी के 5 पत्नियों का प्रसंग तो महत्वपूर्ण उतना उस दृष्टि से नहीं है यह तो एक तरह से उसको एक आदेश के तहत बांधा गया कि चूंकि कुंती ने कह दिया कि जो भी लाए हो सब आपस में बांट लो तो वही तो एक अलग संदर्भ ये तो बहुत मतलब हद तक ये भी देखा जा सकता है क्योंकि उत्तर भारत को सबसे ज्यादा ये ग्रंथ प्रभावित किया और उत्तर भारत का अगर उधर का हम पहाड़ी क्षेत्र छोड़ देते हैं हरियाणा के बाद का जो समतल का है तो वहाँ ये प्रथाएं नहीं रही जबकि हरियाणा और राजस्थान में बहुपतित्व का बहुत संदर्भ मिलता है तो यहाँ के हिसाब से उसको अनुकूलित करने के लिए दिखा दिया गया कि हो सकता है तो खैर उस क्योंकि एक प्रसंग वहीं और आता है जब द्रौपदी की बात करते हैं तो द्रौपदी की जो सासू माँ है कुंती और माद्री इनके भी 5 जो पुत्र हैं अलग अलग पतियों की संतानें हैं जी हाँ बहुपतित्व का बहुपतित्व की बात तो है इस पर एक पूरा आर्टिकल रोमिला थापर जी ने बहुत तगड़ा आर्टिकल लिखा है उसका संबंध स्वैराचार और सारी चीजों से है बहुपतित्व प्रथा
और जहाँ मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी वहाँ पर भी इस तरह की बातें जी, प्रचलित रही। तो एक उस अलग विस्तार का अध्ययन का विषय है। अभी जिस चीज पर हम लोग केंद्रित हैं उस संदर्भ में यह बात बहुत महत्व रखती है कि द्रौपदी वह स्त्री है जो अपने अधिकारों का प्रश्न उठाती है जी, जुए में हार दिए जाने के बाद। जी, उसने प्रश्न का प्रश्न जी, ही कि है कि युधिष्ठिर को क्या अधिकार है उसे जुए में हारने का, दांव लगाने हारने का। का, जी, लेकिन अगर हम ध्यान रखें कि ऋग्वेद में ही एक दृष्टांत है जिसमें एक पति अपनी पत्नी को जुए में हार जाता है जी, और उसकी सास यानी उसकी पत्नी की माँ जो है जी, इस पर विलाप करती है कि तुमने हमारी पुत्री को जुए में हार दिया हार है। दिया, तो द्यूत एक पुराना व्यसन कहिए, कीड़ा कहिए, जो भी था वो जी, ऋग्वेदीय काल से दिखाई देता है। जी, और हमको उत्तर वैदिक काल में महाभारत का अगर काल उससे जोड़ते हैं जी, तो महाभारत के काल में तो द्रौपदी का प्रसंग बहुत ही जी, प्रगट प्रसंग है जिसको कि पूरा एक कथा का विषय है पूरी, जी, बल्कि यूं कहा जाए कि पूरी महाभारत द्रौपदी पर केंद्रित है। जी, बिल्कुल, तो द्रौपदी वह स्त्री है जो अपने अधिकारों के लिए प्रश्न उठाती है। जी, और अगर हम यहाँ ये कहें, ये बात भी जोड़ दें तो अन्यथा नहीं होगा कि अ, उसी महाभारत में सावित्री की कथा भी आती है, जी, उसी महाभारत में राम का सीता का भी परिचय आता है। आता है, जी, रामायण तो उसके बाद रचना हुई है। तो इन सारी रचनाओं में स्त्री की जो प्रतिष्ठा स्थापित की जी, गई है वह एक पतिव्रता स्त्री के रूप में ही स्थापित की गई जी, है, एक स्वतंत्र नारी के रूप में उसके अधिकारों की बात दृष्टि से नहीं। जी। ये ध्यान देने की बात है। यानी वह परंपरा वह तो अगर हम प्रतीक के तौर पे कुछ प्रतीक में जाएँ अगर मतलब उसके ऐतिहासिक संदर्भ आप देखेंगे, लेकिन हम वही देखते हैं कि एक स्त्री है गांधारी, हम्म हम्म जो अंधी नहीं है और आँख पर पट्टी बाँधती है। हम्म और वो जो कथाओं में स्त्री आ रही है उसमें पहली स्त्री है जो एक पति के साथ किसी भी तरीके से जीवन जीने के चाहे वो अभिशप्त होती है, वही कुंती नहीं स्वीकार करती एक पति के साथ को। और द्रौपदी का तो खैर द्रौपदी में संघर्ष शुरू होता है, लेकिन कुंती तक संघर्ष नहीं है और गांधारी एकदम उसका बड़ा उदाहरण बन जाती है कि आंख बंद करके स्वीकार कर लेना। हम यहाँ इस संदर्भ में एक चीज स्पष्ट कर लेने की जरूरत समझते हैं, जी, इतिहास बोध के लिए जिससे बहुत जी, जरूरी है। महाभारत एक महाग्रंथ है, महाकाव्य है। जी, और हमने बताया कि 800 साल में रचा गया ग्रंथ है। जी, उस 800 साल में पनप रही सारी प्रवृत्तियां उसमें समाहित हैं, जी, सारी प्रवृत्तियां। जी, तो यानी वह स्त्री भी उसमें लक्षित है जो स्त्री अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है, जी, और वह स्त्री भी लक्षित है जो समर्पित है हाँ वही, पूरी तरह से। जी बिल्कुल, तो महाभारत में वो सारे दृष्टांत आपको मिलेंगे। जी, तो इसको ध्यान में हम लोगों को हमेशा रखना होगा। और एक चीज और है, जैसा हमने उत्तर वैदिक काल से ही कहा कि उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियां पढ़ लिख रही हैं, जी, आश्रमों में भी जा रही हैं, जी, मंत्र भी बोल रही बोल हैं। रहे हैं, जी, लेकिन उसी काल से स्त्रियों की वह स्थिति भी बननी शुरू हो जा रही है। जी, तो यानी एक समानांतर, जी, यानी दृष्टिकोणों में प्रवृत्तियों में परिवर्तन आना शुरू हो जा रहा हो जा है। रहा है, जी, हम इसको इस रूप में ध्यान दे के समझें कि जो पुरानी स्वतंत्रता थी स्त्री की जी, वह कुछ काल तक चलती रहती है और उसके ऊपर प्रतिबंधों का भी निर्माण होना उसी काल से जी, शुरू हो जाता है और धीमे धीमे स्वतंत्रता एकदम बाधित हो जाती है और प्रतिबंध एकदम जी, प्रगाढ़ हो जाते हैं। तो इस रूप में अगर हम समझेंगे तो वो सारी उस सामंतवादी काल की उस स्त्री की भी कल्पना कर पाएंगे जिसको खिड़की से झांकने पर भी दंड दिया जा दंड सकता है। दिया जाता था, जी, तो उस ये एक क्रमिक परिवर्तन है, जी, एक साथ नहीं हुआ है। जी, तो इसको ध्यान में रख के तो जो हमारी जात व्यवस्था है उसमें ये स्त्री वाला प्रसंग बहुत महत्व रखता है। जी, यानी स्त्री को अगर हमने स्त्री वैधव्य में गई जी, तो उस वैधव्य में क्या स्त्री अगर युवा है और वह दूसरा विवाह करना चाहे तो यह सामान्य सी बात थी कि वो दूसरा विवाह करना चाहेगी तो अपने वर्ण में तो शायद ही उसको विवाह का मौका मिलेगा, जी, वो किसी अन्य वर्ण के व्यक्ति से भी विवाह कर सकती है। जी। विधवा अच्छा, विवाह पर पुनर्विवाह पुनर्विवाह, विवाह का मामला हाँ हाँ, क्या उस समय आ पा रहा है उत्तर उस वैदिक काल वक्त है, में? जी, वो स्वतंत्रता है जी, शुरू में, जी, लेकिन वो स्वतंत्रता बाद में खत्म होनी शुरू जी। होती है ये, लेकिन तो इसमें समय लगता है अभी। जी, तो हाँ। ये पुनर्विवाह क्या उसी परिवार में है या स्त्री स्वेच्छा नहीं से नहीं तय कर नहीं सकती है, कहीं नहीं भी जा वो सकती है? देखिए
एक मनुस्मृति तक के काल में एक बात बड़ी रोचक है और आगे के शास्त्रों में भी वो दिखाई देती है कि अगर पिता अपनी पुत्री का विवाह उसके रजस्वला होने की आयु आने के तक नहीं कर देता है जी। तो अगले 3 वर्षों के बाद वह उस पर अधिकार खो देता है। अच्छा जी। तब वह कन्या स्वतंत्र है अपने से इतर वर्ण से भी विवाह करने के लिए। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी। तो यानी कि अब वो आप इसको इस रूप में देखें कि उसको ये अधिकार दिया गया, लेकिन आप इसको इस रूप में ज्यादा समझें कि पिता के ऊपर ये बाध्यता लादी जा रही है कि हर स्थिति में वो किशोरी होते होने के समय तक उसका विवाह कर दे। ये एक बाध्यता लादी जा रही है। तो ये इसका परिणाम हुआ बाल विवाह का प्रचलन वगैरह जो आगे हुआ। लेकिन हम उत्तर वैदिक काल में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। स्त्री का उत्तर वैदिक काल में तो युवा स्त्री पुरुषों के विवाह की ही चर्चाएं मिलती हैं, उदाहरण मिलते हैं। तो हालांकि युवा होने का मतलब यही है कि वो एकदम 13-14 वर्ष के में धीमे धीमे लड़कियों और लड़कों का और थोड़े 2-4 वर्षों में अंतर जो होता है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन वो बालिका और बालिका विवाह नहीं है, बाल विवाह जैसी चीज तो नहीं कहलाएगी, लेकिन वो चीजें आगे आनी शुरू हो जाती हैं। तो पुनर्विवाह, विधवा का विवाह, परित्याग, पुरुष परित्याग कर सकता है, पत्नी नहीं परित्याग कर सकती, तो उसके तलाक का अधिकार नहीं है। यहीं पर बात कह देंगे, शायद बाद में शायद याद ना आए तो, लेकिन यहाँ एक बात कह दें आपको कि बाद के कालों में स्त्री को संपत्ति में अधिकार दिया गया है जी, लेकिन और सारे अधिकार खत्म कर दिए गए। ये बड़ा विरोधाभास है, और साथ विरोधाभास नहीं है। स्त्री को कुल से बांधे रहना, अगर संपत्ति भी नहीं होगी तो फिर वो कहाँ, वो तो फिर एकदम स्वतंत्र हो जाएगी। तो संपत्ति तो दी गई है, लेकिन सती भी तो है साथ में जी। सती प्रथा भी शुरू हो जा रही है आगे से करके। लेकिन हाँ, ये उत्तर वैदिक काल में ये स्थितियां कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उत्तर वैदिक काल से ये लक्षण प्रकट होने शुरू होते हैं। और हम ये भी उसके साथ जोड़ दें कि जात व्यवस्था भी रूढ़ होना शुरू होती है, जन्मना व्यवस्था, और स्त्री के अधिकारों से वंचित। कुछ जो एक कहानियां आती हैं, खासतौर पे जो स्वयंवर कहानियां आती है कि स्त्री के पास कई बार ये अधिकार होते दिखते हैं कि श्रेष्ठ का चयन स्वयं करे। तो ये इसकी क्या वास्तविकताएं रही है? क्या स्त्रियों के पास इतने हक थे उस समय कि सर्वश्रेष्ठ का चयन अपने हित में कर सके? सर्वश्रेष्ठ किनके बीच में से जो उपलब्ध है, जो स्वयंवर वह तो उस राजकुल, चाहे द्रौपदी का भी प्रकरण, आप ये जितने भी प्रसंग देखेंगे वो राजकुलों के प्रसंग हैं जी। पहला तो ये, और राजकुलों में वो उनकी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न ज्यादा है। लड़की की स्वतंत्रता की ओर चुनेगी, इससे ज्यादा वो जो है राजकुल की प्रतिष्ठा का है। तो उसने अपने तरह के तमाम सारे योद्धाओं को और जो क्षत्रियों को बुला रखा है, जिसमें जिनके बीच में से जो सबसे उत्तम होगा हमारी लड़की, उसका चयन करेगी। तो इस तरह का वह एक प्रकार का दूसरे ढंग का अभिमान और गर्व का विषय है जी। उसमें स्त्री के अधिकार का प्रश्न निहित नहीं है। और हम आपको बता दें कि उत्तर वैदिक काल तक तो लड़कियों द्वारा अपना स्वतंत्र वर चुनने की भी व्यवस्थाएं थी। समन होते थे, उत्सव होते थे, जिसमें स्त्रियां अपने वर चुनती थी, युवा लड़कियां। तो वह एक विधिवत व्यवस्था थी। हम बार बार इस बात को याद दिला दें कि वैदिक काल तक स्त्रियों को कई तरह के अधिकार मिले हुए थे, स्वतंत्रताएं मिली हुई थी, लेकिन उसी काल में जात व्यवस्था दृढ़ होनी शुरू हो गई थी, रूढ़ होनी शुरू हो गई थी, और उसके साथ साथ स्त्रियों के अधिकार भी प्रतिबंधित होने शुरू हो गए। तो आज ये अंक बड़ा रोचक बन पड़ा, खास तौर पर अभी जब से हम इतिहास बोध की श्रृंखला लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। स्त्रियों के पक्ष पर बहुत मुखर बातें नहीं हुई थी, लेकिन आज प्रोफेसर महेश विक्रम जी से हमने इतिहास के हवाले से समझा कि स्त्रियां कब, खासतौर पर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में उनकी स्वतंत्रता की क्या स्थिति रही, उनके सम्मान की क्या स्थिति रही, जो लगातार जब हम ज़्यादा विकसित और सभ्य होते गए तो स्त्रियों के साथ कहीं ना कहीं ज़्यादा बर्बर भी होते गए हैं, उन्हें वस्तुगत करते गए हैं। उनकी स्वतंत्रता और सम्मान दोनों के साथ सतत खिलवाड़ हुए, जो अब तक कहीं ना कहीं जारी हैं, और लगातार तमाम मंचों से वो स्त्रियां आज भी अपनी स्वतंत्रता
कि गुहार लगा रही या संघर्ष कर रही हैं। तो आज का अंक हम यही रोकते हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका एक बार पुनः, और आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास को समझने और इतिहास बोध के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आप सबका भी शुक्रिया, और शुक्रिया सर आपका भी।